अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, टॉक शॉक के साथ मैं हूं आसिफ बशीर चौधरी और मेरे साथ हैं एजाज सैयद। आज दो अहम उमूर पर बात करेंगे और उसमें सबसे पहली जो बात है वो करेंगे नेशनल असम्बली के हवाले से, जहां पे ना सिर्फ कायदे ऐवान का भी इंतखाब हो गया बल्कि असम्बली ने अपना रंग ढंग दिखाना भी शुरू कर दिया है। और अभी तक जितने दिन इजलास हुआ उसके अंदर खूब गहमा गहमी रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायती जो आज़ाद अरकान थे, जो अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के लोग हैं, उन्होंने एक भी दिन ऐसा नहीं गुजारा जिसमें भरपूर एहतजाज न किया हो। और उसी एहतजाज को देखते हुए आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक मुफाहमत की पेशकश की, जिसे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मशरूत तौर पर तस्लीम भी कर लिया। और ये आज की शायद सबसे बड़ी खबर है। और इसके अलावा इसके ऊपर भी बात करेंगे कि जो बातें हो रही हैं कि क्या ये सिस्टम चलेगा, कोलिशन हुकूमत चलेगी। तो पाकिस्तान की ताकतवर तरीन शख्सियत ने सिस्टम के चलने के हवाले से गारंटी दी है। गारंटी क्या है वो बताएंगे एजाज सैयद। तो एजाज, आप भी साथ थे, मैं भी वहाँ पे था, असम्बली हम कवर करते रहे हैं। 2002 वाली असम्बली के बाद ये वाली असम्बली है जिसमें एक लम्हा भी आप यानी कि अगर आंख झपकते में भी कुछ भी हो जाता है, एकदम से शोर शराबा और नारे। और वो आपकी क्या फीलिंग है, असम्बली का माहौल जो है ये इसी तरह गर्म रहेगा या इसमें कोई ये स्मूथ हो जाएगा? शायद कुछ वक्त के बाद इसमें कोई बेहतरी आए, लेकिन मुझे अभी तक बेहतरी नज़र नहीं आ रही, क्योंकि खान साहब को ये माहौल पसंद है ना कि आपने अपनी अपोजिशन, जो पार्टी की अपोजिशन हो, वो उसको आप एट टोज उसको तंग करते रहें। ये खान साहब की माइंड सेट है। लेकिन आसिफ साहब, ये तो बातें हैं ना, लेकिन आपसे एक दरख्वास्त है। जी जी प्लीज़। आप ये प्रोग्राम से पहले मुझे ना एक ख़ास अंदाज में प्रोग्राम ओपन कर रहे थे, तो ज़रा आप अगर प्लीज़ उस अंदाज नहीं, में वो उस अंदाज में तो पूरा एक शो रखेंगे और फिर बल्कि वो किसी ईद पे, अभी रमज़ान भी आ रहा है, आप इस दौरान चले यार वो आप, मेरी आप यार आज मेरी की दरख्वास्त है बात, आप मेरी दरख्वास्त आज मान लें। आज बड़ी संजीदा बात हो रही है। आप मुझे ये बताएं, मैंने तो ये नोट किया, यार देखें, आपने मेरी दरख्वास्त संजीदगी नहीं से नहीं रद्द कर दी। मैं हाजिर हूँ, लेकिन उस पर पूरा एक अलहदा से रखेंगे, पूरा इवेंट रखेंगे। मैं आपको एक अपना व्यू देना चाह रहा था कि मैंने ये जो 3-4 दिन असम्बली का इजलास देखा है, वोट टेकिंग हुई, उसके बाद स्पीकर का, डिप्टी स्पीकर का इंतखाब हुआ, अब नून लीग के स्पीकर अपने आ गए, सरदार याद सादिक, उसके बाद कल कायदे ऐवान का इंतखाब था। देखें, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाले जूँ ही मियाँ नवाज शरीफ, जूँ ही मियाँ शहबाज शरीफ ऐवान में आते हैं, शदीद किस्म की नारेबाजी शुरू करते हैं, स्पीकर डाइस के आगे आ जाते हैं। समझने के लिए बता दें, पीटीआई वाले, अगर हम आम अल्फाज में कहें तो पीटीआई। और फिर नून के लोग जो हैं, मुस्लिम लीग नून के, वो अपनी लीडरशिप के आगे एक हिसार बनाना पड़ता है उन्हें, अगर वो बोलें तो वो बोलने शोर। तो यानी भरपूर किस्म का ये एक चार्ज किस्म की असम्बली, और उसमें बड़ा ही सख्त है। और बल्कि मैं ये कहूँगा कि बैरिस्टर गौर जो चेयरमैन है पीटीआई के, उनके कंट्रोल में मुझे कोई भी बंदा उनका नहीं लग रहा, किसी के भी कंट्रोल में नहीं है। और उमर अयूब देखे ना, उनका जो मरकजी किरदार है, जिसने पार्लियामेंट का डिसिप्लिन रखना है उनकी पार्टी के, वो आमिर डोगर है। आमिर डोगर पहले चीफ व्हिप थे, मुल्तान से भी एमएनए हैं जी। मुल्तान से एमएनए। उसके अलावा उमर अयूब चौथी दफा असेंबली में आ रहे हैं, 4 पार्टियां उमर अयूब तो खुद एहतजाज करने वालों में शामिल है ना। जी जी। लेकिन जिम्मेदारी जो जिसने हाउस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, जो स्पीकर कौमी असम्बली के साथ बैठ के चीज़ें तय करती है, उसमें तो आमिर डोगर बैठते हैं ना। उमर अयूब तो कभी कभार जाते हैं और वो आके कमिटमेंट दे के जाते हैं कि हम ये एजेंडा चलने देंगे, एहतजाज नहीं होगा, आप हमें बात करने दीजिएगा, हम आपको सुनेंगे, इस तरह की ये चीज़ें पहले तय होती हैं जी। अच्छा, अब आमिर डोगर के हाथ में इनका डिसिप्लिन नहीं है, कागजी तौर पे तो वो इंचार्ज है और बड़े मंजे हुए सियासतदान हैं, बड़े समझदार पॉलिटिकल वर्कर हैं। आप उनकी तकरीरें सुने तो आप हैरान रह जाते हैं, बहुत अच्छे। और मैं अब आपको बताऊं कि बहुत सारे लोग ऑन बोथ साइड्स ऑफ द हाउस, यानी कि हुकूमत में भी और अपोजिशन में, उनकी बहुत इज्जत करते हैं। लेकिन आज स्पीकर कौमी असम्बली को, अयाज सादिक को भी कहना पड़ गया, जब एहतजाज हो रहा था ईवान में, तो उन्होंने कहा कि क्या आप जो है वो आमिर डोगर साहब के कहने में भी नहीं आते, तो फिर किससे बात करें? ये स्पीकर कौमी असम्बली में कहना पड़ा जी। एजाज, इसमें एक चीज़ और भी ऐड कर लें इससे पहले कि आप इस बात को आगे लेके जाएं। देखें, 3 दिन के अंदर अंदर सार्जेंट एट आर्म्स को भी बुलाना पड़ा, गैलरियों से भी लोगों को निकालना पड़ा, आज भी झड़प होते होते रह गई, ठीक है। तो असम्बली का माहौल बहुत ज़्यादा चार्ज है और यही वजह है कि आप देखें, मियाँ नवाज शरीफ जब आए तो वो भी हमें मुतफक्कर दिखाई दे रहे थे अवाम के अंदर, कल जब वो बैठे हुए थे। मियाँ शहबाज शरीफ जो हैं, उन्हें भी पता है कि असम्बली के अंदर जो है बहुत ज़्यादा एक तनकीद और वो नाराबाजी उनके ख़िलाफ़, और सामने आके, और वो इस चीज़ को वो भी अवॉइड करेंगे, शायद वो ज़्यादा वक्त ना दें असम्बली को। लेकिन देखें आप, दूसरी तरफ स्पीकर जो हैं, उन्होंने
इंटरनल जितनी डिवाइसेस थी जिसके ऊपर असम्बली के अंदर हमें ऑडियो और वीडियो आती है, इवन प्रेस लॉबी के अंदर भी उन्होंने वो बंद करा दिए, जो कि मैं समझता हूँ कि एक मुझे बड़ी अफसोस है, बड़ी हैरत है कि एक सियासी जमात के वर्कर के तौर पे, एक सियासी जमात अवाम से वोट लेने वाला बंदा है, मैंने जिसको ऐवान ने स्पीकर बनाया, वो अगर अपोजिशन की आवाज़ बंद कर दे, इवन ऐवान के अंदर बंद कर दे, मीडिया को दिक्कत हो रही है, तो मुझे तो बड़ी शर्मिंदगी हो रही है। और मैं समझता हूँ वज़ीर-ए-आज़म को नोटिस लेना चाहिए इस चीज़ का, क्योंकि जो पीटीवी पार्लियामेंट है उसके ऊपर भी जो ही अपोजिशन बात करती है ब्लैक आउट हो जाता है। उसके अलावा लॉबीज़ के अंदर जो टीवी सेट लगे हुए हैं, जो ऑडियो आती है जहाँ जहाँ पे दफातर में, वो भी बंद हो जाती है। मुझे किसी दोस्त ने बताया कि एक चैनल ने जो है ना उमर अयूब की पूरी तकरीर चलाई, तो उसके बाद से उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी है। लेकिन मैं ये समझता हूँ पिछली हुकूमत के दौर में भी ये होता था, तहरीक इंसाफ की हुकूमत में वो भी गलत था, और आज भी ये काम जो है गलत है और इसको नहीं होना चाहिए। अच्छा, और एजाज़ शायद यही वजह है कि भांप रहे हैं जो सीनियर लोग हैं, यही वजह है शायद आज बिलावल ने मुफाहमत की बात की। वो क्या बात की थी? अच्छा आसिफ, मुफाहमत की बात से आगे बात मुफाहमत की को लेकर चलें कि बिलावल ने आज तकरीर की है। मेरे ख्याल में पार्लियामेंट की सबसे बड़ी खबर आज बिलावल की तकरीर से ही निकलती है। और बिलावल ने क्या कहा? बिलावल ने शुरू में मुबारकबाद दी शहबाज शरीफ साहब को भी, लीडर ऑफ़ द अपोजिशन को भी, उमर अयूब को, चारों वज़राए आला का नाम लेके उन्होंने मुबारकबाद दी कि आप तमाम लोग जो हैं उनको लोगों ने मुंतखब करके भेजा है ताकि लोगों के मसले हल करें। और फिर उन्होंने कहा कि जी देखें, जो फार्म 45 के ऊपर एहतजाज मैं भी पिछले साल करता रहा और आज तक मुझे फार्म 45 मेरा नहीं मिला। आपको पता है पिछली असम्बली में बिलावल एक नशिस्त से हार गए हुए थे, ये गालबन उसकी इशारा कर रहे थे। तो बिलावल ने आगे जाके कहा कि देखिए आप हमारा मजाक उड़ाया करते थे लेकिन हम आपका मजाक नहीं उड़ाएंगे, आप हमारे साथ बैठिए, जुडिशल इस्लाहात, अदालती इस्लाहात और इंतखाबी इस्लाहात कीजिए। और बिलावल ने, जब बिलावल तकरीर कर रहे थे तो शुरू में अपोजिशन वाले भी डेस्क बजा रहे थे, बिलावल ने उठ के खड़े होकर बात की जो बड़ी काबिल तारीफ़ है। उन्होंने कहा जी उमर अयूब साहब का माइक बंद किया गया था या उनकी जो नशरियात बंद की गई, उनकी आवाज़ बंद की गई, ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये दिखाएं पूरा उनका भी उतना ही हक़ है जितना और किसी का हक़ है। फिर दूसरी बिलावल ने बड़ी अच्छी बात की जिसके ऊपर अगेन पीटीआई वाले डेस्क बजाते रहे। वो बात ये थी कि बिलावल ने, जो महमूद खान अचकज़ई हैं, उनके घर पर कोयटा में एक रेड हुआ है, तो बिलावल ने सबसे पहले खड़े होकर कहा कि जी ये रेड हुआ है, ये बड़ा गलत है, ये नहीं होना चाहिए, ये सदारती उम्मीदवार हैं, ये सदारती इंतखाब को मुतनाज़ा करने की कोशिश। अच्छा, इसके ऊपर भी इन्होंने तालीम दी। अब बिलावल जब गुफ्तगू कर रहे थे तो बार बार पीटीआई के बाज़ अरकान, पर्टिकुलरली जमशेद दस्ती, वो बार बार बीच में इंटरप्ट करते थे, कोई ना कोई फ़िक्रा बोलते थे। तो मेरे ख्याल में बिलावल जो है ना, एक मौका पे आया कि जब बिलावल आइन की खिलाफ वर्जी की बात कर रहे थे, साइफ़र के वाले से बिलावल ने बात की कि मेरे जो नाना है उन्होंने कहा था कि मैं राज जो है ना अपने सीने में लेके जाऊंगा, कभी वो कौमी राज जो है ना नहीं दूंगा। और उन्होंने इमरान खान साहब के ऊपर थोड़ी तनकीद भी की, लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो आइन की तौहीन है या आइन की खिलाफ वर्जी है, इस पर सबको सज़ा मिलनी चाहिए। वो उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे, तो फिर जमशेद दस्ती साहब ने बीच में इंटरप्ट किया, तो बिलावल ने गुस्से में आके ऐसे अल्फाज कहे कि हु द हेल आर यू, ठीक है, यानी कि तुम होते कौन हो, बेसिकली ये बात थी। तो खैर ये अल्फाज जो हैं स्पीकर ने एक्सपंज कर दिए, लेकिन बाद में एक्सपेंज हुए, लेकिन उससे पहले एहतजाज पीटीआई वालों ने शुरू कर दिया। आप देखिए कि एक बंदा है जो पूरे स्मूथली हाउस को लेके जा रहा है, आप सुन रहे हैं, अगर एक आध बात उसने सख्त कर भी दी, पहली बात तो यह है कि आप में इतना डिसिप्लिन होना चाहिए कि बिलावल जो तकरीर कर रहे हैं आप तकरीर को पूरे तरीके से सुने, बीच में बार बार इंटरप्ट ना करें। और इसमें मेरे ख्याल में बिलावल को भी चाहिए कि बिलावल को अपना जो टेम्पर है या गुस्सा है वो कंट्रोल रखना चाहिए था। मेरा ख्याल है कि बिलावल जितनी अच्छी तकरीर कर रहे थे उसका एंड उतना ही ख़राब हो गया, उतना ही ख़राब हो गया। बिलावल अपने गुस्से को कंट्रोल करते, क्योंकि जो मुखालिफ होता है या दूसरी तरफ है वो तो चाहता ही है कि आप उसको तवज्जो दें। और उसके बाद ये एहतजाज करते हुए उसके सामने आ गए और फिर स्पीकर के साथ उमर अयूब की बात हुई और स्पीकर ने कहा जी मैं एक्सपंज कर देता हूँ, मैं जो मुतनाज़ा अल्फाज हैं बिलावल के एक्सपंज कर। फिर बिलावल ख़ुद खड़े हुए, इन्होंने कहा जी एक्सपंज कर दीजिए, मैं खुद कहता हूँ एक्सपंज कर दिए। फिर बिलावल थोड़ी देर बैठे और वो बिलावल ना विजिबली नज़र आ रहा था कि वो
गुस्से में हैं और फिर थोड़ी देर बाद उठ के वो चले गए। जी ये कोई अच्छा एंड अच्छा नहीं जी हुआ। एजाज देखें, बिलावल जो हैं आपको याद है ना, पहले दिन जिस दिन आए तो जो है वो जाके अता तारड़ से सबसे पहले मिले। हालांकि लाहौर में वो मद्दे मुकाबल थे और 127 से अता तारड़ ने उन्हें हराया था। लेकिन मैंने इस हफ्ते में ना 3 चीज़ें ऐसी देखी हैं, 2 तो मौके पे देखी हैं, एक नेट पे शायद हो सकता है वो थोड़ी पुरानी भी हो, लेकिन इस हफ्ते में मैंने 3 चीज़ें देखी हैं कि बिलावल को गुस्सा आ जाता है। नंबर 1 वो मतीउल्लाह जान के सवाल पे उन्हें गुस्सा आ ऐसे ही। गया। फिर वो सोनिया ने एक सवाल किया था, उस पर भी उन्हें थोड़ा गुस्सा भी था और थोड़ा उन्होंने फ़नी भी कर दिया। और फिर तीसरा आज मैंने देखा, तो मेरा ख्याल है बिलावल जो है ना, ये हाई टाइम है कि अब उनकी शादी कर देनी चाहिए उनके वालिद साहब को ना, ताकि उनका जो गुस्सा है वो थोड़ा सा कंट्रोल में हो जाए और वो एक बंदी आ जाए जो कि उनके गुस्से को ना वो कंट्रोल में रखे। अच्छा, तो शादी हो जाए तो गुस्सा कंट्रोल हो जाता है? नहीं, वो आदत हो जाती है कटी जली सड़ी बात सुनने की, तो यार वो ये उसमें गुस्सा जो है ना कंट्रोल में रहता है। मुझे भाभी से पूछना पड़ेगा कि आसिफ जो है गुस्सा नहीं, करता है या नहीं। ये जो है ना, ये शादीशुदा बंदों को ज़्यादा इस पे महारत हो जाती है अच्छा। गुस्सा कंट्रोल करने। तो दूसरी जो बात है, जो बिलावल ने बात की मुफाहमत की, वो सबसे बड़ी बात थी कि हुकूमती बेंचों से बात की गई कि, और उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की। नहीं उन्होंने नहीं, कहा, ये हुकूमती बेंचों की बात भी बताएं और आप ये बताएं जी कि जी वो जो बात जी जी मैं असद बता रहा कैसर ने, हूँ, हाँ, जी जी वो बताएं। वही उधर ही आ रहा हूँ मैं। देखें, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा जी देखें, इस कौम ने किसी एक पार्टी को मैंडेट नहीं दिया, यहाँ पे सब पार्टियों को मैंडेट दिया गया और लोग हमारे से ये तवक्को रखते हैं कि हम उनके मसाइल हल करें, ना कि यहाँ पे हम एक दूसरे से लड़ाई करें। तो जो चीज़ें गुजर चुकी हैं उनको छोड़ें और हम अब एक मुफाहमत करते हैं और एक जो मिनिमम एजेंडा है उसके ऊपर इकट्ठे होकर मुल्क को आगे लेके चलते हैं। जब उन्होंने अपनी तकरीर में ये बात की तो मैं ये फील कर रहा था कि देखें, तीसरे चौथे दिन ही असम्बली में इस बात का की ऑफ़र करना एक बड़ी खुशाइंद बात है कि हुकूमती बेंचों से बात हुई। तो उस पे जब असद कैसर, जो कि आपको पता है ना कि सारी जमातों से बातचीत में सबसे मौसर जो किरदार था वो साबिक स्पीकर असद कैसर का था पीटीआई की तरफ से, उन्होंने इस पे मशरूत आमादगी भी ज़ाहिर की है एजाज़। उन्होंने कहा कि जी हम बिल्कुल तैयार हैं, हम समझते हैं कि बातचीत से मसाइल हल होते हैं, बातचीत से आगे चीज़ें चलती हैं, लेकिन आप इमरान खान, बुशरा बीबी और शाह महमूद कुरैशी के ऊपर जो मुकदमात हैं, आप अगर वो ख़त्म करते हैं तो हम आपसे बातचीत के लिए तैयार हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि मुकदमात तो ख़त्म करना शायद अदालतों के या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ के बस में होगा, लेकिन पीटीआई ने एक जेस्चर ज़रूर दिया है कि वो भी बातचीत के लिए तैयार हैं। तो हुकूमत उन्हें अपनी पोजीशन बताए इन मुकदमात में, अब और ये मेरा ख्याल है कि इससे बातें आगे बढ़ सकती है। पीटीआई की अपनी जुबान में कि पीटीआई ने एनआरओ मांग लिया। देखें, मैं इसको नहीं, ये पीटीआई जो यही करते थे ना, जी मैं यही बात कर रहा हूँ। जी अनफॉर्चुनेट, नहीं, ये अनफॉर्चुनेट। पीटीआई में तो ये था ना कि अगर आप पेट्रोल की कीमत पे भी बात करें तो कहते थे एनआरओ नहीं दूंगा, लेकिन मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, मैं संजीदा बात ये कर रहा हूँ कि अगर हमने इस मुल्क को आगे लेके चलना है तो अब मज़ीद हमारे पास इस तरह की गलतियों की गुंजाइश नहीं है। ऐसे ही। और सियासी जमातें अगर संजीदगी से और ज़िम्मेदारी से बैठें और मुफाहमत हो जाती है, कुछ मिनिमम एजेंडे के ऊपर कम अज़ कम एग्री हो जाते हैं, इकनॉमिक्स आपकी जो इकॉनमी की जो सूरत हाल है उसके ऊपर कुछ चीज़ें हम कर लेते हैं, ऐवान के अंदर कुछ चीज़ें तय कर लेते हैं, फिर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे कर लेते हैं, उस पर बड़ी अच्छी बातें बैरिस्टर गौर ने की कि यार उसमें अभी देखें अगर वो बेहतर होता तो शायद ये चीज़ें, बहुत सारी गलतियाँ ना होती जो इस इलेक्शन में हुई हैं। तो खैर, मैं ये समझता हूँ कि पहले हफ्ते के दौरान ही मुफाहमत की बात होना और एक अच्छा जेस्चर पीटीआई की तरफ से आना, ये भी एक खुशाइंद इक़दाम है और अल्लाह करे कि ये मामला आगे बढ़े और सारी जमातें जो हैं किसी मिनिमम कौमी एजेंडे के ऊपर जो है जो आएँ। तो इसी से इस असम्बली की और की वक़्त भी होगी, पार्लिमान की वक़्त होगी, हुकूमत को काम करने का मौका मिलेगा और लोगों के मसाइल हल होंगे। और इसी से जुड़ी दूसरी बात एजाज़ जो आप बता रहे थे वो क्या है, क्योंकि देखें एक चहमगोइयाँ हो रही हैं कि जिस तरह की हुकूमत बनी है, जिस तरह का इत्तेहाद है, वीक पोजीशन है हुकूमत की, एक इत्तेहादी ऐसा है जो आपसे मिनिस्ट्री ही नहीं ले रहा, तो ये तो हुकूमत किसी भी वक्त गिर सकती है। तो इस हवाले से आप बात कर रहे थे कि इस पर कोई आज बड़ी कोई ताकतवर शख्सियत ने क्या आसिफ, गारंटी दी है? आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने हल्फ लिया और हल्फ की तकरीब में सारी जमातों के लोग आए हुए थे जिनको बुलाया गया था। ज़ाहिर है अपोजिशन वाले या पीटीआई वाले तो नहीं, लेकिन बाकी जो जमातें हैं उनके नुमाइंदे थे। उस हल्फ की तकरीब में बहुत सारे और सर्विसेज चीफ्स भी थे, आर्मी चीफ भी थे और मुख्तलिफ सरकारी ताकतवर लोग जो हैं वो मौजूद थे। तो एक ताकतवर शख्सियत से बाज़ लोगों ने बात करने की कोशिश की तो वो उन्होंने अवॉइड किया मीडिया से बात करने का। तो फिर हमें किसी ने बताया कि
जब किसी ने दोबारा पूछा कि सर इतना तो बता दें कि क्या हुकूमत चलेगी, तो बताया गया कि बिल्कुल बाय आल मीन्स चलेगी। अच्छा, हुकूमत बाय आल मीन्स चलेगी। एक तो ये है। दूसरी एक और इससे जुड़ी हुई बात है जो बताना ख़बर के लिए भी ज़रूरी है कि आसिफ तकरीबन 3-4 वजारतों का तो क्लियर हो गया है, यानी कि अभी तक के मौजूदा जो वज़ीरे ख़जाना है वो कंटिन्यू करेंगी नए IMF प्रोग्राम के तक। वो नई काबीना शहबाज शरीफ काबीना का हिस्सा होंगी। उसके बाद वो बैंकर हैं औरंगज़ेब साहब, उनका नाम आया कि वो होंगे। जो हैं इसहाक डार साहब, उनके बारे में इतला ये है कि वो वज़ीर ख़ारजा ही बनेंगे। जो पहले ख्याल ये था कि जो राना सनाउल्लाह हैं वो मरकज़ में आएंगे, लेकिन अब पता चल रहा है कि वो मरकज़ में नहीं आएंगे, उन्हें MP का ज़मीनी इंतखाब लड़ाया जाएगा और वो पंजाब में मरीम के साथ होंगे। अच्छा, लेकिन एजाज़ एक और बात, ये आप उस दिन बता रहे थे कि कोई वो 2 और शख्सियतों से भी ऑफ़र हुई थी वज़ारत ख़ज़ाना, उसमें से एक शख्सियत की नेशनैलिटी नहीं थी जी 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 जी। और एक शख्सियत ने रिफ्यूज़ कर दिया था, तो जिसके बाद दोबारा एक टाई पड़ गई थी कि शायद इसहाक डार बनेंगे या शमशाद रहेंगी। जी हाँ। तो इसहाक डार के नाम पे मेरा ख्याल है ताकतवर हल्कों ने थोड़ा सा इजहार किया था कि शायद उनकी परफॉर्मेंस से वो इतने कोई खुश नहीं थे ऐसे जो ही पहले आप हुई बिल्कुल थी। ठीक कह रहे हैं। तो उस अच्छा, वक्त दो भी और था नाम कि ले- शायद इन्हीं दोनों में से कोई भी लग जी सकता हाँ, है। दो और नाम भी है। वजारत इत्तलात के लिए मुसद्दक मलिक साहब का नाम आया सामने, और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसफ़ रहेंगे। और ख्वाजा आसफ़ साहब को चूँकि सीनियर आदमी हैं, उनको ये भी कहा गया है कि 2 और कोई भी मिनिस्ट्रियाँ वो ले लें, यानी कि वजारत दिफा के साथ कोई और 2 मिनिस्ट्रियाँ भी। अच्छा, जो इंटरेस्टिंग बात मुझे पता चली है वो ये है कि इसहाक डार साहब मुसलसल कोशिश में हैं और वो ये समझते हैं कि IMF के बारे में मेरी जो ओपिनियन थी वो बिल्कुल ठीक थी, नई IMF प्रोग्राम में जाना चाहिए था, और वो अभी भी कोशिश में है कन्विंस करने के लोगों को कि उनको वज़ीर ले लिया जाए। तो यही है मेरे ख्याल में अभी तक की मेरे पास तो यही खबर। अच्छा, और जो इत्तलात का आपने मुसद्दिक मलिक का नाम लिया है, इंटरनेशनल मीडिया तक तो ठीक है, लेकिन पता नहीं लोकल मीडिया के साथ वो बात करेंगे या नहीं। जिस तरह पहले मरियम औरंगज़ेब साहिबा तो बिल्कुल बात नहीं करती थी और वो तो ना किसी के फ़ोन का जवाब देती थी ना मैसेज का जवाब देती थी। तो मैं देखता हूँ कि जितनी सियासी जमातें हैं, इवन PTI के जो लड़के तहरीक इंसाफ कवर करते थे, जब इमरान खान वज़ीर आज़म बने तो उन लोगों को फ़ोन करके दफ्तरों में हुकूमत की तरफ से, वजारत इत्तलात की तरफ से कहा गया कि इनको PM की बीट दें जी, यही हमारी टीम होगी, और वही लड़के फिर करते रहे थे ऐसे उनके साथ। इसी तरह पीपल्स पार्टी के आप बीट रिपोर्टर्स देख लें, लेकिन वाहिद एक नून ऐसी जमात है जिसके बीट रिपोर्टर्स जो हैं वो बेचारे, उनको लगता है कि शायद वो भीख मांग रहे हैं, किसी इशू पे कोई मौक़िफ़ चाहिए, किसी से बात, वो कुछ भी नहीं बताया जाता। तो और जो सूरत हाल इलेक्शन में हुई उसके बाद मेरा ख्याल है कि नून लीग मुस्लिम के लीग बीट नून को, रिपोर्टरों को बिरयानी भी नहीं खिलाते वो। देखें वो बिरयानी क्या खिलाएंगे जो किसी से बात ही नहीं करते, तो उनके सरिये ये, अब मेरा ख्याल है कि ढीले तो होने चाहिए थे कुछ हाँ, नहीं 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 नहीं, सरिये। ये इंतखाब में और लोगों ने कर दिया ना यार। जी, तो बाकी अगर मुसद्दिक मलिक मीडिया से अच्छा इंटरेक्शन करेंगे तो मेरा ख्याल है पार्टी को फ़ायदा होगा इस चीज़ मेरा का। ख्याल है मुसद्दक मलिक धीमे मिजाज के आदमी हैं, बड़ा लतीफ़ उनकी पर्सनैलिटी है कि मजाक भी करेंगे, फिर गालिब उनको याद है पोइट्री, अदरवाइज़ पोइट्री में बड़ा उनका ज़ौक़ है। तो आई होप कि वो बेहतर ही रोल प्ले करेंगे। लेट्स सी के होता क्या है, लेकिन एक स्केच जो है वो चलें, हमारी दुआ है कि वो उनका कुछ वो अपनी पेशरो से कुछ वो मुख्तलिफ साबित हो। तो नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा। talkshop777@gmail.com पे आप हमें मालूमात दे सकते हैं और इस प्रोग्राम के बारे में जो राय है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए।